टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा। इससे पहले मैं आज का चैप्टर शुरू करूँ, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अक्सर नए केसेस मिल रहे हैं ग्रामीण इलाकों में। जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, बड़े बड़े शहरों से आके यहाँ पे आ रहे हैं, तो समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि सरकार द्वारा जो है थोड़ा सा लॉकडाउन में छूट दिया गया है। तो एक चीज़ आप देख लीजिए, खतरा बहुत बढ़ चुका है। लॉकडाउन तो सरकार ने ढील दी है कि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं तो नहीं है, क्योंकि इतने लोग, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, सरकार ने इसलिए ढील दी है। और WHO भी कह रहा है कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। कब तक लॉकडाउन रहेगा भाई? सब कुछ, अर्थव्यवस्था पूरी नष्ट हो जाए, पूरी वर्ल्ड की नष्ट हो जाए। कब बहुत लोग भूखे मरने लगे हैं इस कगार पर। कोविड-19 से ज़्यादा लोग भूखे मरने लगे। इस बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ढील दी है, लॉकडाउन से थोड़ी ढील दी है। कहने का मतलब ये है, अब आप एक सैनिक, एक आर्मी सोल्जर की तरह काम करना होगा आपको। हर समय आपके पास होना चाहिए मास्क, होना चाहिए सैनिटाइज़र होना चाहिए, और आपको दिमाग में बिठाना होगा कि आप एक सोल्जर हैं, एक सिपाही हैं जो लड़ेगा, अपने लिए लड़ेगा, अपने परिवार के लिए लड़ेगा। आपको सब नियमों का पालन करना होगा। आरोग्य सेतु आपको डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में, और उसको अपने आप को चेक करते रहना होगा। अपने परिवार के जितने सदस्य हैं, आप जितने लोगों को जानते हैं, उन सबके मोबाइल में आपको आरोग्य सेतु डाउनलोड करवा देना चाहिए। इससे, क्योंकि देखिए, आप सुरक्षित हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित हैं। आपका मित्र सुरक्षित है कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंसान से इंसान फैलती है बीमारी। तो मैं चाहूँगा कि सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अच्छे से पालन कीजिए और घर से मत निकलिए। कुछ लोग लॉकडाउन का ढील दी गई सरकार द्वारा, घूमने फिरने चालू हो गए। बिल्कुल खतरा बहुत बढ़ चुका है। देखिए, रोज़ नए केसेस मिल रहे हैं। तो यही कहूँगा कि अपने आप हीरो हो सकते हैं, लेकिन आप इतने बड़े हीरो नहीं हैं कि अपने परिवार को संकट में डाल देंगे। तो इसीलिए सरकार द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करिए। जितना हो सके घर से काम कीजिए, और बहुत ही ज़रूरी हो तो बाहर निकलिए। हो सके तो जो काम करने वाला वही निकले, कोई बाहर न निकले। और घर के अंदर आए तो हाथ धोइए अच्छे से, सैनिटाइज़र यूज़ करिए। हो सके तो बहुत भीड़ में गए हों तो कपड़े उतार दीजिए, नहा धो के ही आइए। चलिए फिर आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। आज सांख्यिकी के अंतर्गत ही टॉपिक है हमारा, क्योंकि सांख्यिकी काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो उसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कर दूँ। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। उससे पहले चलो एक छोटी सी बात बता देता हूँ। समझ लीजिए 5 बच्चे बैठे हुए हैं लाइन से, ठीक है। ऐसे करिए, 1 2 3 4 और ये 5 बच्चे बैठे हुए हैं। अब आपको बताना है कि मध्य में कौन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है मध्य में? आप कट से बता दोगे कि ये 3 बैठा हुआ है मध्य में, ठीक है। आपने ऐसे फट से गिन के बता दिया है, लेकिन जब ये संख्याएं बड़ी हो जाएंगी तब तो आप नहीं बता पाओगे कि मध्य में है, ठीक है। इसी तरीके के सवालों का जवाब हम आज देंगे, और कैसे इनको सॉल्व करना इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार इनसे वाकिफ़ हो रहा हूँ। थ्योरेटिकल चीज़ में पढ़ रहा हूँ, आप सोच रहा, थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, नेट पे सर्च कर रहा हूँ, फिर कोशिश कर रहा हूँ हो सके जितना आपको समझा सकूँ। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। केंद्रीय प्रवृत्ति इस तरह समझ लीजिए, जैसे ये है। केंद्रीय प्रवृत्ति वो होती है जो आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करे। जैसे ये 3 है, ये 3 इनका प्रतिनिधित्व करती है। देखिए, दिए गए आंकड़ों में एक ऐसी संख्या होती है जो समस्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करती है। यह संख्या प्रायः समूह के मध्य में या उसके आसपास की होती है। इसी संख्या के आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं। आंकड़ों की इस प्रवृत्ति को कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति। देखिए, केंद्र में है केंद्रीय प्रवृत्ति। चलिए और देख लीजिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह संख्या माध्य जिसके आसपास सभी आंकड़े वितरित होते हैं। देखिए, इसके आसपास सभी आंकड़े हैं, ठीक है। 3 के आसपास 4 भी है, 5 भी, ये भी। चलिए आगे देख लीजिए, यह 3 प्रकार की होती है, निकाल सकते हैं हम लोग, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। देखिए, समांतर माध्य के बारे में आप लोगों ने पढ़ा दिया है हमने। माध्यिका के बारे में इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। तो माध्यिका देखिए, जैसे इसकी माध्यिका कितनी हो गई आपकी 3, 5 बच्चे हैं,
ठीक है, या गिनती में भी ले लेंगे तो 3 हो गई। ठीक, निकालने का तरीका भी बता देते हैं। चलिए आइए, मान लो आपको आंकड़े दिए हुए हैं ढेर सारे और आपको सबसे पहले तो उसको व्यवस्थित करना होगा। व्यवस्थित कैसे करेंगे? आप या तो उसको आरोही क्रम में रखेंगे या तो अवरोही क्रम में रख देंगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक दिया गया है अवरोही अवरोही करने के बाद हम देखिए आंकड़ों की संख्या n हो, मतलब यहाँ कितने संख्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कितने हैं? सम और विषम। सम विषम के बारे में मैं बता चुका हूँ, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए। जो अगर ला इकाई में 0 2 4 6 8 ये आ रहा है इकाई के स्थान पे, तो ये हो जाती है सम। बाकी जितनी बची हुई हैं वो सारी विषम हो जाती हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। कह रहा है यदि अवरोही या आरोही में रखने के पश्चात आंकड़ों की संख्या n जो है विषम होती है। ठीक है, अगर विषम हो रही है तो माध्यिका n+1/2 कर देते हैं। इसी में ही देख लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 है यानी कि विषम, और n की संख्या हो गई 5 और n में मान लीजिए आपको क्या करना है? 1 जोड़ देना है बटे 2 कर देना है। ठीक, तो आ जाएगा 6/2, ये आएगा 3 आया। ठीक है, तो ये हुआ। अब चलिए मान लीजिए आगे कह रहा है यदि अवरोही या आरोही क्रम रखने को चाहे यदि आंकड़ों की संख्या n सम हो जाए तो क्या करेंगे? तब उसके लिए सूत्र देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ एक पद और बढ़ जाता है 6। ठीक है, इसी में ही बता देता हूँ मैं। तो उसके लिए सूत्र यह है nवें पद का मान प्लस n+2, यानी कि उसके बाद वाला जो पद है उसको जोड़ लीजिए, फिर उसको आधा कर दीजिए। कहने का मतलब ये है nवें पद का मतलब 6 है, n बराबर 6 हुआ तो nवें पद हो गया 6/2। ठीक है, 6/2 धन 1, इनको जोड़ के आधा करना है। तो देखिए 2 3 हो गया, ये हो गया 3 और ये 4, ये ठीक है 3 ये 1, ये हो गया आपका 4। इसको आधा करिए, कितना? 4 3 7, 7 का आधा करेंगे तो आएगा। ठीक है, इस तरह का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए 148 है, 151 है, 153 है, 145 है, 143 है, 152 है और 155 है। तो देख लीजिए ये इस तरीके का सवाल है, क्योंकि गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 है, n की संख्या है विषम, तो क्या करेंगे? n+1/2 कर देंगे, तो आज आपका आ जाएगा देखिए 7 धन 1 करेंगे बटे 2 करेंगे तो चौथा पद आएगा 1 2 3 4, चौथा पद यानी कि 151। इससे पहले हमने क्या किया? तो देखिए ये अव्यवस्थित थी तो हमने इसको आरोही क्रम में रख लिया, चाहे तो अवरोही क्रम में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपकी माध्यिका आ जाएगी 101। समझ में आए? देखिए ये एक शॉर्ट किया है क्वेश्चन को मैंने, केवल आंकड़े लिए हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिया है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कुल मिला के ये आंकड़े हैं 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22। तो ये क्रम से नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने इसको पहले क्रम से लिखा, आरोही क्रम में बदल दिया है। देखिए 8 9 10 10 11 12 13 19 20 22, तो ये आरोही क्रम हो गया है। तो n की संख्या मैं गिन लेता हूँ, अगर गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, n यानी कि सम है, तो n बराबर यह n सम होता है तो क्या होता है? n+2। ठीक है, धन n+2/1, और दोनों पदों को जोड़ने के बाद आप आधा करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब कर दिया n/2, मैंने पद लिया है, यानी n/2 करेंगे तो 5वां पद होगा और एक 5वां, 1 2 3 4 5, ये 5वां पद और ये 6ठा पद। ठीक है, यहाँ पे मैंने पद लिख दिया है वैसे तो। ठीक है, तो 5वां पद ये हो गया n/2 और n/2 + 1 यानी कि 6ठा पद। ठीक है, तो इन दोनों पदों को जोड़ने के बाद जो हमने इसका आधा किया है तो आया है 11.5। ठीक है, तो इसकी माध्यिका हो गई है 11.5। एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है, इसी के अंतर माध्यिका के ही अंतर्गत आता है
संचयी बारंबारता देख लीजिए क्या होता है। संचय यह ज्ञात करने के लिए उस पद में उसके पूर्व के समस्त पदों की बारंबारता जोड़ दी जाती है। अंतिम पद की संचयी बारंबारता उस जितनी भी बारंबारता सबको जोड़ने के बाद आती है। चलिए अभी क्वेश्चन करेंगे तो उससे बेहतर समझ में आएगा आपको। तो एक क्वेश्चन ले लिया है, पद है 2 4 6 8 10 12 14 की बारंबारता 3 2 2 4 3 1। अब देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता निकाली गई, अभी मैंने बताया है। ये तो 3 ही रखा, लेकिन यहाँ पे देखिए इनको जोड़ा गया 3 2 5 और फिर इसमें ये 2 जोड़ दिया गया तो 7 हो गई, फिर 4 11 हो गई, फिर 3 जोड़ा गया 14 हो गई, फिर 1 जोड़ दिया गया तो 15 हो गई और ये 2 जोड़ा 15 17 हो गई। ठीक, तो यहाँ पे आपकी संचयी बारंबारता हो गई 17। ठीक है, तो बारंबारता है 17, तो n का मान हमारे पास कितना है 17 जो कि क्या है विषम संख्या। तो n+1/2 किया तो आया नवा पद। ठीक है, अब नवा पद की बात जरा मैं भी बड़ा देर से समझे, नवा पद आया कहाँ से, तो इसको जरा एक बार डिटेल से समझ लीजिए। हुआ क्या होगा, ये जो 2 है कितनी बार आया है 3 बार। ठीक है, और ये 4 कितनी बार आया है 2 बार, और ये 8 कितनी बार आया है 4 बार। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चेक कर लीजिए, 4 आया 2 बार और 6 मैंने बीच में गायब कर दिया है, 6 भी होना चाहिए था। 6 भी आया है आपका 2 बार। ठीक है, और फिर ये 8 आया है 4 बार, तो ये 6 7 8 ये 9। ठीक है, आ रहा है, तो ये आ रहा है नवा पद 8। ठीक है, तो ये है संचय बारंबारता 11। ठीक है, तो ये आपका माध्यिका 8 आ गई। मुझे तो इसको समझने में बहुत देर लगा कि ये 11वां पद है। नवा उस पद के वर्ग में होगा जिसकी संचयी बारंबारता 11 है और 11 संचयी बारंबारता पद का मान 8 है। तो इस तरह जब मैंने समझा कि ये नवा पद कौन सा होगा, तब मैंने जब लिखा, क्योंकि बारंबारता का मतलब तो यही होता है ना कि ये पद कितनी बार आया है, 2 की बारंबारता 3, यानी कि ये पद 3 बार आया। जब मैंने इस सीरीज में लिखा तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ है, तब जाके माध्यिका मुझे पता चली 8। तो इस तरह हमने माध्यिका का चैप्टर फिनिश कर